हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम चंदन है और आपका वेलकम है ट्रेडिंग विश के इस नई वीडियो में। एज द टाइटल सजेस्ट, मैंने इस वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात की है। मैंने इस वीडियो को उस पर्सपेक्टिव से बनाया है कि अगर मेरा दोस्त अभी आकर मुझे पूछे कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस सिखा दे, प्रैक्टिकली क्या चीजें अप्लाई करनी है, तो मैं उसे ये वीडियो रेकमेंड कर सकूं। इस पर्सपेक्टिव से बनाया है और उस ट्रांसपेरेंसी से बनाया है। अगर आप टोटली बिगनर हो, आपको कुछ नहीं पता टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, इस वीडियो के खत्म होने तक आई कैन बेट कि आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस और क्या होते हैं टेक्निकल टर्म्स। इस वीडियो में हमने कैंडलस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, एंड देन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन चार्ट्स, इंडिकेटर्स कैसे अप्लाई करते हैं, इंडिकेटर का सिग्निफिकेंस क्या होता है रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस ऑफ एनी चार्ट, देन प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है प्राइस एक्शन में, एंड मोस्ट ऑब्जर्व प्राइस एक्शन पैटर्न्स क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में अप टिल द एंड। अगर आप टोटल बिगिनर हो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके लिए ये वीडियो है। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, आप इस वीडियो के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प डाल रखे हैं, तो आप स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प पे जाके उस स्पेसिफिक टॉपिक को एक्सप्लोर कर सकते हो इन केस आपको जो प्रीवियस टॉपिक है ऑलरेडी पता है। एंड एट लास्ट आई वुड सजेस्ट आप एक कॉफी ग्रैब कर लो ताकि आपका नेक्स्ट 1 आवर काफी एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल रहे और आपको बोर ना हो। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, इंट्रो को खत्म करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। स्टार्ट करने से पहले ये सारे टाइम स्टैम्प्स है विद देयर टॉपिक्स, तो आपको अगर किसी भी टॉपिक पे जाना है आप डायरेक्टली उस टॉपिक पे जंप कर सकते हो। बेसिक से चालू करेंगे। कैंडलस्टिक क्या होती है, कैंडलस्टिक्स और क्यों हम इन्हें यूज करते हैं। कैंडलस्टिक टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बेसिक बट सबसे मेजर पार्ट होता है, क्योंकि एक कैंडलस्टिक में इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। अगर आपको उसको डिकोड करना आ गया, आपको अगर कैंडलस्टिक के से बात करना आ गया, आपने 50% ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया है। बाकी और भी चीज़ें होती है जो एड ऑन होती है ओवर द टाइम, बट कैंडलस्टिक इज द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये आपका क्लियर होना चाहिए और इस पर हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि आप टोटल बिगनर हो एंड उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको ये जान के बहुत अमेज फील होता होगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स में आपने कभी देखा होगा, रील में देखा होगा, यूट्यूब वीडियोज़ में, न्यूज़ चैनल्स पे, कि लोग सिंपली ऐसा कोई चार्ट देखते हैं एंड ये बता देते हैं कि अभी एक स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा। कैसे बताते हैं? चार्ट पे खाली क्या दिख रहा है, रेड और ग्रीन चीज़ें ही तो दिख रही है। उस बेसिस पे कोई कैसे जज कर सकता है कि कोई स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? जज कर सकता है, क्योंकि हर एक कैंडल में बहुत सारे इंफॉर्मेशन छुपी हुई है जो हमको निकालनी है, ठीक है। और कैंडल स्टिक्स ही क्यों, हम लाइन चार्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहे? सिंपल है, ये तो बहुत ही अच्छा है। मतलब कैंडल स्टिक्स से बेसिक है लाइन चार्ट। लाइन चार्ट की सिर्फ एक लिमिटेशन थी कि ये लाइन चार्ट सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे अपने को प्राइस की मोमेंटम बताता है। मान लो कल अगर स्टॉक 100 रुपये बंद हुआ है, आज 110 पे बंद हुआ, तो वो 100 से 110 का मूवमेंट खाली एक लाइन बना के दे देगा हमको। वो ये नहीं बताएगा कि 100 से 110 जाने के बीच में वो पहले 90 तक गया था, फिर 120 तक भी गया था, लेकिन बंद हुआ 100 पे, 110 पे। तो वो लिमिटेशन थी, उसको ओवरकम करने के लिए लोग कैंडल स्टिक पर शिफ्ट हुए, ठीक है। तो कैंडल स्टिक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हम पहले वो बात करते हैं। ये एक बेसिक कैंडल स्टिक है। ये ग्रीन कैंडल स्टिक है, ये रेड कैंडल स्टिक है। इनमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं पहले वो समझ लेते हैं। हम ग्रीन कैंडल स्टिक का एग्जाम्पल समझेंगे, इसी का अपोजिट रेड कैंडल होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल में क्या क्या एलिमेंट्स है वो समझ रहे हैं अपन। जो ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली जो थिन लाइन दिख रही है, इसको हम बोलते हैं विक। विक क्या है? विक सिंपली बताता है कि स्टॉक कहाँ तक ऊपर तक गया था, कहाँ नीचे तक गया था, ठीक है। और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम बॉडी। बॉडी में भी दो पार्ट है। ऊपर वाला जो पार्ट होगा, ऊपर वाला पार्ट को बोलेंगे क्लोजिंग, अगर ग्रीन कैंडल है तो। अगर रेड कैंडल है तो ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे ओपनिंग प्राइस। ये मैं बताता हूँ कैसे ओपन और क्लोज इनको हमने जज किया, ठीक है। ग्रीन कैंडल के नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे ओपन और ऊपर वाले पार्ट को बोलेंगे क्लोज। ओपन क्यों? मान लो कोई शेयर 100 रुपये पे आज ओपनिंग हुआ है, 9:15 को शेयर ट्रेडिंग चालू हुई है, 100 रुपये पे शेयर ओपन हुआ है, ठीक है। तो चार्ट पे कैंडल ने उसको पकड़ लिया और उस प्राइस को बोल दिया ओपनिंग प्राइस, ठीक है। तो बॉडी यहाँ से फॉर्म हो जाएगी। देन ओपन होने के बाद स्टॉक 100 रुपये से 105, 110 तक गया, नीचे आया 90, 95, 93, 94, 90 तक लो बनाया। तो स्टॉक ओपन यहाँ पे हुआ, 90 तक नीचे गया, ठीक है। तो एक लाइन से रिप्रेजेंट हो गया, 90 तक नीचे गया स्टॉक। देन इंट्राडे में वो ऊपर जाते जाते बहुत ऊपर तक गया एंड 120 तक हाई लगा के आया, 120 तक गया। देन क्लोज होते होते वो 110 पे बंद हो गया। तो ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस जो था वो 100 रुपये था, 90 तक वो प्राइस नीचे तक गई। देन स्टॉक
इंट्राडे में मतलब चलते हुए स्टॉक ने स्पाइक मारी। कभी हम देखते हैं कि स्टॉक चलते चलते बहुत लंबा मोमेंटम कर लेता है, लेकिन क्लोज होते होते वो प्राइस नीचे गिर जाती है। नीचे गिर जाती है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? विक से रिप्रेजेंट करेंगे। जो विक है, मैं ड्राइंग चढ़ा देता हूँ 1 मिनट। तो ये जो विक है इससे रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऊपर गया था, कितना नीचे गया था, एंड देन 3:30 बजे कहाँ पे बंद हुआ। तो हमारे एग्जाम्पल में अगर 110 पे बंद हुआ तो ये क्लोजिंग प्राइस हो गई स्टॉक की, ठीक है। सो ये जो टोटल ग्रीन कैंडल है इसके एलिमेंट्स में ऊपर और नीचे वाले जो लाइन है उसको विक बोलते हैं। अगर ग्रीन कैंडल है तो नीचे वाला पार्ट को ओपनिंग प्राइस बोलेंगे, ऊपर वाले पार्ट को क्लोजिंग प्राइस बोलेंगे। सेम गोज विद रेड कैंडल। अभी हम समझेंगे रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल क्या है? टोटली अपोजिट ऑफ ग्रीन कैंडल। ये जो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन इसको विक ही बोलते हैं। बस खाली इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस उल्टे हो जाते हैं। ग्रीन के केस में क्या था, नीचे ओपनिंग प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस ऊपर थी, इसलिए इसको ग्रीन में क्लोज हुआ। ग्रीन सिंपली मीन्स उस पर्टिकुलर डे पे स्टॉक ने अपना प्राइस गेन किया था, भले 100 से 1 रुपये एक भी ज़्यादा हो, 101 भी हो, 102 भी हो। अगर वो ऊपर गया था उसको ग्रीन में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर स्टॉक नीचे गया था तो उसको रेड में रिप्रेजेंट करते हैं। सो रेड कैंडल समझते हैं। अभी रेड कैंडल में मान लो स्टॉक 100 रुपये पे ओपन हुआ था, ठीक है। सुबह 100 रुपये पे खुला 9:15 को। 100 के बाद वो ऊपर गया है लगभग 110 तक, ठीक है। तो 110 तक गया, लेकिन खुला 100 पे था तो इसको ओपनिंग प्राइस यहाँ देंगे। 110 तक गया तो इसको विक से रिप्रेजेंट किया। देन क्लोज होते होते वो लगभग 90 रुपये तक पहुँच गया, ठीक है। 90 रुपये तक का लो लगाया है उसने, बहुत मतलब कहाँ तक डिप मारा है, डिप 90 रुपये तक गया। देन क्लोज होते 95 तक बंद हुआ है वो स्टॉक। तो मान लो स्टॉक 100 रुपये पे खुला है, 95 पे बंद हुआ है, तो ये उसकी बॉडी हो गई। उसके बाद 110 तक गया था, ऊपर वाली वीक हो गई। ये 90 तक गया था, यानी कि नीचे वाली वीक। तो ये उसकी टोटल कैंडल है रेड वाले दिन। ये पूरी कैंडल है ग्रीन वाले दिन जब स्टॉक ने प्राइस गेन किया था, एंड रेड वाले दिन जब स्टॉक ने प्राइस लूज किया था। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं और कैंडल स्टिक को हम डिफरेंट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, ठीक है। तो कैसे देखते हैं वो बताता हूँ मैं आपको कि टाइम फ्रेम। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, सिंगल कैंडलस्टिक रिप्रेजेंट हाउ द प्राइस बिहेव ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। इसको हम टाइम फ्रेम डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डेली भी होता है, वीकली भी होता है, मंथली भी होता है, 5 मिनट के 15 मिनट पे अगर आप इंट्राडे करते हो तो वो कैसे देखते हैं चार्ट पे। ये जो वेबसाइट खोल रखी है ट्रेडिंग व्यू है, इस पे अपन सिंपली कोई भी चार्ट अगर देखने हैं तो हम ट्रेडिंग व्यू पे देख सकते हैं। आपके जो ब्रोकर है उसमें भी ये चीज़ अवेलेबल होती है, डायरेक्टली वहाँ देख लीजिए। या फिर आपको अगर आप भी मेरे जैसे हो जिसको स्पेसिफिकली चार्ट्स के लिए एक वेबसाइट चाहिए तो मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। तो अभी हम टाइम फ्रेम समझते हैं। टाइम फ्रेम क्या है जो मैंने आपको बताया, 1 डे, 1 मंथ एंड 1 वीक। सो अभी ये जो कैंडल दिख रही है आपको 24 दिसंबर की, ये पूरी एक दिन की कैंडल है, मतलब एक दिन में। तो रेड वाले केस में मैंने आपको क्या बताया था, ओपन ऊपर होता है, नीचे क्लोज होता है, ठीक है। ओपन कहाँ हुआ था, ये शेयर 1572 पे ओपन हुआ था। विक यानी कि कहाँ तक गया था ऊपर, तो ये कहाँ तक ऊपर गया था, 1575 तक गया था। नीचे कहाँ तक गया था, 1553 पे गया था। क्लोज होते होते ये बंद हुआ है 1558 पे। तो इस रेड ने आपको ये तो बता दिया कि इंट्राडे, इस रेड ने आपको ये तो बता दिया कि पूरे दिन में कहाँ से कहाँ तक गया था, लेकिन आपको वो दिन में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे कहाँ से कहाँ तक गया था वो जानना है। तो आप सिंपली टाइम फ्रेम चेंज कर देते हो। मान लो 9:15 से लेके 9:30 तक कहाँ पे चली थी, 9:30 से लेके 9:45 तक कहाँ तक मोमेंटम हुआ था इस स्टॉक में, वो जानने के लिए हम खाली टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। जैसे अभी ये डे में चल रहा है, अगर हम 15 मिनट्स पे जाएंगे तो सेम अभी ये 15 मिनट्स के हिसाब से कैंडल बनाएगा, ठीक है। तो 24 दिसंबर वाले दिन ये स्टॉक 9:15 को ओपन हुआ था 1572 पे, ठीक है। ऊपर तक गया था 1575 तक, नीचे तक गया था 1568 तक, और 9:15 से लेके 9:30 तक ये शेयर 1571 पे बंद हुआ था। देन अगेन अगली 15 मिनट की कैंडल, देन अगली 15 मिनट की कैंडल, अगली 15 मिनट की कैंडल। सो हर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे एक नई कैंडल बन रही है, ठीक है। आपको अगर टाइम चेंज करना है तो 5 मिनट पे भी जा सकते हो, 1 मिनट पे भी जा सकते हो, 15 मिनट तो आपने देख लिया, 30 मिनट, 1 आवर, 3 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। 1 मंथ यानी कि 1 महीने की कैंडल है। ये जो ग्रीन कैंडल है पूरी 1 महीने की है। तो ये अक्टूबर वाले महीने की कैंडल है जहाँ पे 1 अक्टूबर को स्टॉक 1368 पे खुला था, तो 1484 पे बंद हुआ था, और उस पूरे महीने में ये नीचे गया था लगभग 1573 तक और ऊपर गया था लगभग 1509 तक। सो ये पूरी बॉडी, ये उसकी ऊपर वाली वीक। ग्रीन यानी कि प्राइस गेन हुआ था, रेड यानी कि प्राइस लूज होता है। यहाँ पे रेड बनी थी, ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था। हाई इसने 1549 तक लगाया था एंड लो इसने लगाया था 1589। ये जुलाई मंथ की कैंडल है। सो 1 जुलाई को ये स्टॉक 1500 के करीब खुला था एंड बंद होते होते स्टॉक ने अपना प्राइस लूज कर दिया, 1393 पे बंद हुआ था। सो हमने अभी ये समझ लिया कि
बेसिक कैंडलस्टिक क्या होता है और उसको कैसे देखा जाता है ऑन चार्ट्स, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी पार्ट नहीं समझ में आया है, आप प्लीज़ इस टॉपिक को फिर से रिवाइंड कर लीजिए और वापस देख लीजिए, आपको शायद और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ठीक है। सो अभी आपको कैंडलस्टिक क्या होता है वो समझ में अगर आ गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कैंडलस्टिक, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक में भी अभी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। सो हर कैंडलस्टिक का एक नाम दिया गया है बेसिकली, ठीक है, बट उस स्पेसिफिक नाम पे नहीं जाएगा, मैं आपको उस नाम का महत्व बताऊंगा कि कोई कौन सी बुलिश कैंडल होती है, कौन सी बेरिश होती है और कौन सी न्यूट्रल। सो फर्स्ट हम बात करेंगे बुलिश के बारे में। बुलिश वर्ड सिंपली सजेस्ट के बुलिश यानी कि बुल यानी कि प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको चार्ट पे इस तरीके की कैंडल दिखे, जैसे ये पूरी ग्रीन कैंडल है जहाँ पे बॉडी एकदम बहुत टाइट बॉडी है, उसमें विक बहुत छोटी छोटी है, तो उस कैंडल को बुलिश कैंडल बोला जाता है, ठीक है। अगेन अगर इस टाइप की कैंडल है जहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बॉडी है बट विक नीचे की तरफ बड़ी विक है, ऊपर की तरफ छोटी विक है, इसको भी हम बोलेंगे बुलिश कैंडल। क्यों इसको बुलिश बोलेंगे मैं आपको बताता हूँ अभी। ये तो मैंने आपको समझा दिया, इस कैंडल को बुलिश क्यों बोला जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कोई शेयर, रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये का एग्जांपल। रिलायंस सुबह सुबह 100 रुपये पे खुला, 9:15 पे, ठीक है। बाद में सेलर्स मार्केट में आए और सेलर्स ने ट्राई किया रिलायंस को पूरा गिराएंगे, तो सेलर्स ने इस स्टॉक को 80 रुपये तक लेके चले गए, ठीक है। 100 रुपये का 80 रुपये तक लेके चले गए, स्टॉक को बहुत अच्छा सेल किया। लेकिन एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम बायर्स फिर से एंटर हुए मार्केट में, एंड देन 80 रुपये का स्टॉक फिर से इन्होंने 100 रुपये तक लेके गए पहले, एंड देन 100 रुपये को ऊपर लेके जाके 105, 110 तक लेके चले गए। फिर सेलर्स बोलेंगे नहीं इतना ऊपर कैसे लेके जा सकते, हम उसको और सेल करेंगे। तो सेलर्स ने बहुत ट्राई किया सेल करने का, लेकिन सेल हुआ नहीं, स्टॉक 105 पे बंद हुआ। मतलब कि शेयर खुला 100 रुपये पे, 105 पे बंद हुआ, यानी कि प्राइस ने गेन किया, यानी कि वो कैंडल बुलिश है। और स्ट्रॉन्ग बुलिश क्यों? क्योंकि जब सेल करने का कोशिश किया सेलर्स ने, तो बायर्स ने अपना जलवा दिखाया और यहाँ पे बायर्स ने उस शेयर को नीचे की तरफ बंद होने दिया ही नहीं। बायर्स ने फिर से ही स्टॉक को उठा दिया एंड क्लोजिंग के टाइम पे बायर्स ने 105 पे बंद किया। तो इस तरीके की कैंडल को बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बोला जाता है, जहाँ पे नीचे की तरफ जो विक होती है बहुत बड़ी होती है और ऊपर की तरफ जो विक होती है बहुत छोटी होती है। इसी का अपोजिट होता है बेरिश यानी कि सिंपल, बुलिश यानी कि ऊपर की तरफ, तो बेरिश उसका अपोजिट नीचे की तरफ। अगर कैंडल क्लोज होती है रेड में तो उसको बेरिश कैंडल बोला जाता है। इस कैंडल के बारे में हमने बात कर ली। ये कैंडल सेम जो हमने इसको डिस्क्राइब किया है इसका टोटली अपोजिट करेंगे तो ये ऐसी कैंडल बनेगी। सो इस केस में क्या हुआ था, स्टॉक ओपन 100 रुपये पे हुआ था, बायर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम दिखाया, स्टॉक को लेके चले गए 110 तक। लेकिन सेलर्स बोले नहीं आज तो स्टॉक नीचे गिराएंगे, हम अपना पावर दिखाएंगे। तो स्टॉक को 110 से सेलर्स ने 100 पे लाया, 100 पे लेके जाने के बाद 90 तक लेके गए। बायर्स ने बोला नहीं हम अभी भी जिंदा है, हम वापस स्टॉक को ऊपर खींचने की कोशिश कर, लेकिन 3.5 तक बायर्स इतना जल्दी खींच नहीं पाया और स्टॉक सिर्फ 95 तक जा पाया। तो 100 से 95 प्राइस ने स्टॉक ने प्राइस लूज की है, तो रेड में बन गई कैंडल। एंड देन यहाँ पे जो सेलर्स का मोमेंटम था, सेलर्स ने 100 रुपये 110 तक जाने के बाद भी स्टॉक को 95 पे बंद किया। मतलब सेलर्स का यहाँ पे डोमिनेंस ज़्यादा था, इसीलिए प्राइस को उन्होंने नीचे की तरफ बंद किया एंड इस तरीके की कैंडल बनी। तो ध्यान रखना जब भी चार्ट पे ग्रीन कैंडल दिखे इस तरीके की या इस तरीके की तो उसको बुलिश कैंडल माना जाता है, एंड जब भी चार्ट पे इस तरीके की कैंडल दिखे तो उसको बेरिश कैंडल माना जाता है, ठीक है। रेड, इतनी बड़ी रेड विद बॉडी या फिर ऐसे टाइप की कैंडल, और भी बहुत टाइप की कैंडल बनती है बट ये मेजर कैंडल्स होती है। और मैं प्रैक्टिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, ताकि आप जब इस वीडियो के बाद टेक्निकल एनालिसिस खुद से करो तो आपको चीज़ें क्लियरली पता रहे, ठीक है। एंड जब भी इस टाइप की कैंडल दिखेगी जहाँ पे विक दोनों तरफ की सेम है, बॉडी बहुत छोटी है, यानी कि उस दिन बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पाए स्टॉक को कहाँ लेके जाना है। क्योंकि इस केस में हमने देखा सेलर्स यहाँ पे डोमिनेंट थे, रेड बना दी। इस केस में हमने देखा बायर डोमिनेंट थे, ग्रीन बना दी। इस केस में सेलर और बायर दोनों कंफ्यूज हैं, ठीक है। दोनों ने अपनी ताकत दिखाई है स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे ले जाने में, लेकिन दोनों असक्षम रहे और स्टॉक कहीं बीच में बंद हो गया। बॉडी छोटी है, विक बड़ी बड़ी है, यानी कि इनडिसीजन, डिसाइड ही नहीं कर पाया स्टॉक के कहाँ जाना है। सो ये 3 टाइप के कैंडल्स हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। इस टाइप की कैंडल बनी तो बुलिश है, इस टाइप की कैंडल बनी तो बेरिश है, इस टाइप की कैंडल बनी है तो इनडिसीजन है। अभी ये जो 3 कैंडल्स है इनके कॉम्बिनेशन से कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते हैं अभी, ठीक है। आपने अगर यहाँ तक समझ लिया है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको भी अभी रिविजिट कर सकते हो एंड वापस से आप देख लो ताकि आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो।
तो ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड, कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे हमने ऊपर कैंडल्स देखी है, उसी पे बेस्ड डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते हैं एंड ये बहुत सिग्निफाई करते हैं आपका स्टॉक बाइंग के टाइम या फिर सेलिंग के टाइम। अभी अगर आपको चार्ट देख के समझना है कि मैं इस स्टॉक को बाय करूं या सेल करूं, वो आपको सिंपली बताएगा पैटर्न्स क्या बने हैं उस चार्ट पे, ठीक है। तो इस पैटर्न को बोलते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग यानी कि क्या, एक कैंडल को दूसरी कैंडल ने पूरी तरीके से खा लिया। वो अगर यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन बनी है यानी कि वो बुलिश एनगल्फिंग है। अगर यहाँ पे रेड है और यहाँ पे ग्रीन है यानी कि वो बेरिश एनगल्फिंग। क्या होता है बताता हूँ, डोंट वरी, बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, सिंपल टर्म्स है। नाम पे मत जाना बिल्कुल, ठीक है। मैं नाम पे एम्फसाइज ही नहीं करूँगा, बस मैंने आपको एक टर्म बताई जो यूजुअली यूज़ होती है। अभी हम प्रॉपरली फोकस करेंगे कंसेप्ट पे। नाम तो XYZ आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल है, यानी कि स्टॉक 100 रुपये पे खुला था, 90 रुपये पे बंद हुआ, यहाँ पे 80 तक गया था, यहाँ पे 110 तक गया था, तो ये रेड कैंडल बनी है। समझ में आ गया। अगले दिन स्टॉक, मान लो ये 24 तारीख की स्टॉक है, आज है 25 तारीख। 25 तारीख वाले दिन स्टॉक 90 पे खुला, 100 पे बंद हुआ, 110 तक गया था। मतलब कि ये जो सेलर्स का जो पूरा डोमिनेंस था पिछले दिन 24 तारीख को, 25 तारीख को पूरा अपोजिट हो गया। बायर्स ने डिसाइड कर लिया कि भाई हम स्टॉक को नीचे जाने देंगे नहीं, हम इस स्टॉक को 90 रुपये से ही फिर से ऊपर लेके चले जाएंगे। तो स्टॉक ने डोमिनेंस दिखाया, ठीक है, यहाँ पे बुल्स ने डोमिनेंस दिखाया है सिंपली। सो जो बुल्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम स्टॉक को गिरने नहीं देंगे, हम स्टॉक को ये प्राइस से रिवर्स करेंगे। तो जब भी आपकी गाड़ी यू टर्न ले रही है, मतलब अभी आपका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो सिंपली जब रेड को ग्रीन कैंडल एनगल्फ करती है, उसके ओपनिंग प्राइस से भी ऊपर क्लोज देती है। ये जो रेड का ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास या फिर उसके ऊपर अगर ग्रीन की क्लोजिंग हुई है, तो समझ जाना कि वहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है स्टॉक का। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं यूजुअली ऑब्जर्व करता हूँ, और ये प्रैक्टिकली हर जगह आपको दिखेगा एंड 90% ऑफ द टाइम आप इस टाइप के पैटर्न को ही ट्रेड करोगे। देखना, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ओवर द टाइम आप जब आप कैंडल्स देखोगे, चार्ट को एनालाइज करोगे ओवर द टाइम, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न मोस्ट ऑफ द टाइम काम करता है और ये पैटर्न में आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल पैटर्न्स है, ये मैं यूज़ करता हूँ, और मैं जब चार्ट देखता हूँ अगर मुझे ऐसे पैटर्न दिखे तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ। अगेन नेक्स्ट पैटर्न है गैप अप पैटर्न। नाम पे मत जाना, सिग्निफिकेंस समझो क्या है, ठीक है। गैप अप यानी कि अगर मान लो 24 तारीख वाले दिन, अगेन सेम एग्जांपल वापस लेंगे, 100 रुपये वाला, ठीक है। 100 रुपये पे प्राइस खुली थी, 90 रुपये पे बंद हुई, यहाँ पे 110 तक गई, यहाँ पे 80 तक गई, ठीक है। सेम स्टोरी, क्लोज हुआ 90 पे। अगले दिन बायर्स ने बोला कि भाई 90 पे खुलने नहीं देंगे। 9:15 के पहले आपको यूजुअली पता है मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन होता है जो कि 9 बजे से लेकर 9:07 तक चलता है। तो उस टाइम पे बायर्स ने बोला कि भाई ये मान लो रिलायंस का एक चार्ट बन रहा है, ठीक है, 100 रुपये पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ था 90 पे। उस दिन बहुत बेरिशनेस था, ठीक है, स्टॉक में। अगले दिन बायर्स ने टाइम ही नहीं दिया स्टॉक को नीचे जाने का। बायर्स ने बोला कि हमको कोई भी रेट पे चाहिए शेयर, तो शेयर को बायर्स ने 100 नहीं 101 पे खरीद लिया सीधा, ठीक है। गैप अप हो गया, मतलब पिछले दिन जिस रेट पे बंद हुआ था शेयर 90 पे, वहाँ पे नहीं खरीदा। बायर ने बोला हमको 100 रुपये भी मिल रहा है तो भी चलेगा, 101 पे भी मिल रहा है तो भी चलेगा। तो शेयर अगले दिन ओपन ही 101 पे हुआ। गैप अप, गैप अप, अप यानी कि ऊपर खुला, गैप है बीच में ना, 90 से 100 के बीच में गैप है, गैप अप खुल गया शेयर। और खुलने के बाद खाली थोड़ा सा नीचे आया 95 तक, फिर 100 रुपये से लेके जो शेयर निकला 120 तक गया एंड 110 पे बंद हो गया। तो इस टाइप के पैटर्न में क्या हुआ, प्रॉपर बुलिशनेस दिख रही है। मान लो कोई शेयर 150 से गिरते हुए आ रहा है एंड देन 100 रुपये पे आके रुका था, ठीक है। लास्ट उसका लास्ट नेल इन द कॉफिन था, 100 से 190 तक गया था, सॉरी 100 से 90 तक गया था। और अगले दिन बायर्स ने बोला कि अभी ये बाइंग वाला लेवल है, अभी इसके आगे हम सेलर्स को डोमिनेट करने नहीं देंगे, हम मार्केट में एंटर होंगे। तो जैसे वो एंटर हुए, उन्होंने स्टॉक को 90 पे खरीदने का सोचा ही नहीं, सीधा आप जिस रेट पे मिल रहा है ले लो। तो 100 रुपये पे लिया शेयर आपने, और उसके बाद से यहाँ पे मोमेंटम, और क्लोज होते होते स्टॉक 110 पे बंद हुआ। प्रॉपर बुलिशनेस देखी है, और जो भी बेरिशनेस थी स्टॉक में 150 से लेके 100 रुपये के बीच में सारी खा गया। और यहाँ पे आपको इस वाले दिन वॉल्यूम स्पाइक भी दिखती है। वॉल्यूम स्पाइक क्या होता है वो हम बात करेंगे आगे इसी वीडियो में, अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। अभी है बुलिश हैमर्स, ठीक है, बुलिश हैमर। नाम पे अगेन मत जाना, मैंने ये जो कैंडल है इसके बारे में आपको बताया कि ऐसी कैंडल कैसे बनती है। तो अगर आपको चार्ट पे ऐसा हैमर दिखे,
ठीक है, जहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ पे खुला था, यहाँ पे बंद हुआ, नीचे तक गया था शेयर, लेकिन ऊपर आया एंड नीचे वाली विक बहुत बनी थी। नीचे वाली विक क्या सिग्निफाई कर रही है अभी सोचो, ठीक है। ऊपर जब विक होती है तो हमको पता चलता है कि भाई स्टॉक बहुत बेरिश था। अभी कैंडल तो रेड बनी है लेकिन विक नीचे बढ़ी है। अभी हमने ऊपर देखा था कि यहाँ पे विक ऊपर थी, ठीक है, यहाँ पे विक नीचे बनी है। यहाँ की क्या सिग्निफाई करता है कि सेलर्स ने बहुत ट्राई किया स्टॉक को बहुत नीचे ले जाने की, ऐसी कैंडल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन बायर्स ने बोला कि भाई नहीं, हम स्टॉक को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। एंड इसको क्लोज रेट में हुआ डेफिनेटली 100 का 80 पे बंद हो सकता था, लेकिन 100 का 95 पे ही बंद हुआ। स्टॉक ने अपने आप को होल्ड कर रखा। अगले दिन स्टॉक 95 पे ओपन हुआ, अगेन सेलर्स ने ट्राई किया 80 रुपये तक ले जाने, नहीं गया, लेकिन स्टॉक 100 रुपये पे बंद हो गया। मतलब कि बायर्स इस दिन, बायर्स ने थोड़ा बहुत डोमिनेंट दिखाया सेलर्स पे, इस दिन पूरा ही डोमिनेंट दिखा दिया। सेलर्स को बोला तुम हट जाओ, अभी हमारी बारी है। तो ऐसे टाइप का पैटर्न बना, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल बनी रेड और ये ग्रीन बनी, फिर यहाँ से स्टॉक का ट्रेंड चेंज होते हुए दिखा अपने को चार्ट पे। सारे एग्जांपल हम चार्ट पे भी देखेंगे, पहले एक एक करके हम कैंडल स्टिक देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे आता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, एंड उसका ही अपोजिट होता है इवनिंग स्टार पैटर्न। अगेन नाम पे मत जाना, कैंडल समझो क्या है। ये कैंडल आपको पता है, ये बेरिश कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, एनगल्फिंग टाइप का पैटर्न बना है। इसके बीच में कहीं तो एक छोटा सा डोजी बना है, इनडिसीजन। सो यहाँ पे क्या हुआ, बेसिकली सेलर्स ने शेयर को नीचे ले जाने की कोशिश की एंड क्लोजिंग होते होते सेलर्स ने अपना डोमिनेंट दिखाया एंड अच्छी खासी बॉडी बनी है, ठीक है। 100 पे ओपन हुआ, 90 पे क्लोज हो गया, 80 तक गया था, 110 तक गया था। अच्छी खासी रेड कैंडल है, बहुत डोमिनेंट है, गुड। अगले दिन सेलर्स ने फिर ट्राई किया नीचे ले जाने का, ठीक है, यहाँ तक नीचे ले गए, लेकिन ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज नीचे लगे गए, लेकिन क्लोज होते होते ये ग्रीन हो गई। यानी कि यहाँ पे बायर्स ने अपना थोड़ा डोमिनेंस दिखाया है। बायर्स ने बोला भाई नहीं, इसके नीचे हम नहीं जाने देंगे स्टॉक को, हमने थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डोमिनेंस दिखाया। अगले दिन बायर्स ने फुल फोर्स में डोमिनेंस दिखाया एंड शेयर जो ये रेड बनी थी इसको पूरा एनगल्फ कर दिया एंड क्लोजिंग होते होते रेड के ऊपर क्लोज हुआ है। देखो ये रेड यहाँ पर क्लोज हुआ है एंड ग्रीन इसके ऊपर लेवल पे क्लोज हुआ है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो बुल्स है उन्होंने फिर से अपना डोमिनेंस दिखा दिया एंड स्टॉक अभी यहाँ से अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है। तो इसलिए मॉर्निंग स्टार, सिंपल समझ लो कि स्टार जब सूरज उग रहा है मॉर्निंग स्टार, सूरज ढल रहा है तो इवनिंग स्टार। नाम पे मत जाना, मैं अभी भी बोलता हूँ, नाम खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि अगर कोई टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर आपको किसी ने कॉल पे बोला भाई रिलायंस में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई स्टॉक अभी यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, इवनिंग स्टार बन रहा है, स्टॉक नीचे जाने वाला है, स्टॉक में गैप अप हुआ है स्टॉक, यानी कि कहीं पे ट्रेंड चेंज होगा। गैप अप भी हर जगह पे नहीं इम्प्लाई होता है, सपोर्ट्स पे इम्प्लाई होता है। तो वो कैसे इम्प्लाई होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, वीडियो को बस एंड तक देखते रहना, ठीक है। इवनिंग स्टार के बारे में बात करेंगे, प्रॉपरली अपोजिट ऑफ मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में क्या देखा अपन ने, स्टॉक ट्रेंड चेंज किया ऊपर की तरफ, तो इवनिंग स्टार में स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करेगा नीचे की तरफ। ये जो पैटर्न्स है ये मैंने एग्जैक्टली जो बुक में दिखते हैं वो मैंने बनाया है। आपको सेम टू सेम चार्ट पे मिलेंगे ओनली 10% ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम इसके सिमिलर पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। आपको लाइंस के थ्रू पढ़ना है, आपको चार्ट के थ्रू समझ में आ जाना चाहिए कि ये इस तरीके का पैटर्न बना है। एग्जैक्टली वो सेम चीज़ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, एग्जैक्टली ये सेम टू सेम पैटर्न नहीं रिप्लिकेट करेगा, क्योंकि ये बुक वाला पैटर्न है, ठीक है, बुक का पैटर्न है। मान लो स्टॉक कभी कभी क्या करेगा आपको बताता हूँ मैं, ऐसे टाइप के पैटर्न बनाएगा, ये ऐसी कैंडल बनेगी, इस तरीके का पैटर्न बनेगा चार्ट में, ठीक है। कभी आपको दिखेगा कि कैंडल यहाँ तक बनी हुई है, एक सेकेंड, कभी आपको दिखेगा ग्रीन कैंडल ऐसी बनी हुई है, कभी आपको दिखेगा छोटी बनी हुई है, ठीक है, कभी आपको इतनी बड़ी दिख जाएगी कैंडल। तो मॉर्निंग स्टार कभी भी आपको सेम टू सेम नहीं मिलेगा, पैटर्न्स कभी भी सेम टू सेम नहीं मिलेगा। कभी ये बुलिश कैंडल जो बुलिश हैमर था ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पे खुला एंड यहाँ बंद हुआ। कभी ये बेरिश जो हैमर था छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, ऐसा कुछ दिख जाएगा। तो हमेशा चेंज होते रहेंगे पैटर्न्स, लेकिन आपको समझ थ्रू द लाइन्स आपको पढ़ना है, ठीक है। ये प्रॉपर जो बुक वाले जो पैटर्न्स है मैंने वो रिप्रेजेंट किए थे, ताकि आपको पहले बेसिक्स तो क्लियर हो जाए। बाकी इसके बाद कैसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा अभी चार्ट पे। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमने अभी देखे ये प्रैक्टिकली कैसे दिखता है अपन वो देखेंगे अभी जाके चार्ट्स पे। तो हम निफ्टी के चार्ट पे अभी जाने वाले हैं। मैंने कुछ पैटर्न जो सेम टाइप के पैटर्न्स है वो मैंने ड्रॉ करके रखे हुए, थोड़े आइडेंटिफाई करके रखे हुए, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो हम फर्स्ट पैटर्न जो हमने देखा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पे हमने जो पैटर्न देखा ग्रीन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, इसको पूरा एनगल्फ किया एंड यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। तो फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ पे देखो वही हुआ है, रेड ग्रीन, ग्रीन ने पूरा रेड को खा लिया है एंड इसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा निफ्टी ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया, लगभग 2.5% तक ऊपर गया था 9 दिनों में, ठीक है, 9 दिनों में ऊपर तक गया था। दूसरा गैप अप पैटर्न, इसको देखते हैं, ठीक है, दूसरा गैप अप पैटर्न,
ये यहाँ पे देखो स्टॉक बहुत साइडवेज चल रहा था। साइडवेज क्या होता है बताऊंगा आगे आने वाले, उस पर आप चिंता मत करो, हम समझो अभी क्या बता रहा हूँ मैं। गैप अप क्या था, अभी स्टॉक या फिर निफ्टी ओपन यहाँ पे हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ था, अगले दिन क्लोजिंग के पास ओपन हुआ ही नहीं, सीधा गैप अप हुआ एंड ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। बुल्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया है एंड उसके बाद अगर आप देखो स्टॉक ने अच्छा खासा लगभग एक 3.5% गेन किया है लगभग 11 दिनों में निफ्टी ने। यहाँ पे बुलिश साइन था, इस पैटर्न को देखते हैं, बुलिश हैमर, मतलब रेड एंड ग्रीन उसके बाद निकले। ये तो बुक वाला पैटर्न है, आपको सेम टू सेम पैटर्न नहीं दिखेगा, मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे देखो बुलिश हैमर पैटर्न है, स्टॉक एक नीचे के डायरेक्शन में गिर रहा था, यहाँ पे रेड था, यहाँ पे ट्राई किया स्टॉक ने मतलब ग्रीन बनाने के, लेकिन यहाँ इस वाले दिन देखो बायर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया, स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश की, क्लोज होते होते ये ऊपर क्लोज हुआ, यानी कि बायर्स ने अपना डोमिनेंस दिखाया। अगले दिन थोड़ा ग्रीन में हुआ, रेड में हुआ, अगले दिन सेम हैमर बना है, ठीक है, मतलब 3 दिन बाद और एक हैमर बना है जहाँ पे बायर्स ने फिर से अपना डोमिनेंस दिखाया। ओपन यहाँ पे हुआ, नीचे यहाँ तक गया था बट क्लोज होते होते यहाँ पे हैमर बना है, ठीक है, फिर से। फिर इसके बाद स्टॉक ने अच्छा खासा गेन किया, मतलब यहाँ से अगर आप देखो प्राइस ने लगभग 3.8% गेन किया था इन द इंटरवल ऑफ 10 डेज, ठीक है। अगला पैटर्न पे जाते हैं, मॉर्निंग स्टार। ये देखो निफ्टी पे मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार देखो ऐसा दिखा। मैंने क्या बोला था आपको, ये जो बुक वाला पैटर्न है सेम टू सेम नहीं दिखेगा, लेकिन आपको थ्रू द चार्ट्स, थ्रू द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रेड बनी थी, यहाँ पे इनडिसीजन हुआ था, लोगों ने मतलब बायर्स ने ट्राई किया ऊपर लेके जाने का स्टॉक को, लेकिन नहीं ले जा पाए एंड अगले दिन गैप अप खोल के स्टॉक ने फिर से एक बार मतलब नीचे तक ट्राई किया देखने का, सेलर्स ने फिर ट्राई किया नीचे गिराने का, लेकिन बंद होते होते ये ऊपर बंद हुआ। तो ये जो सेम टाइप का पैटर्न बना है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, खाली ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है, ठीक है, एंड क्लोज होते होते यहाँ तक गई है, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड, ये ऐसी कैंडल बनी है, यहाँ पे ऐसे टाइप का कुछ बना है सेम, ठीक है। ये भी मॉर्निंग स्टार ही बोलेंगे, खाली इसमें क्या है कि गैप अप हो गया, इसमें गैप अप का भी मिक्सचर हो गया एंड क्लोज होते होते ऊपर गया, तो ऐसे टाइप का पैटर्न अपने को दिख रहा है, ये मॉर्निंग स्टार हो गया। इवनिंग स्टार कब बनता है, ये गैप अप हमेशा मॉर्निंग स्टार अपने को मिलेगा सपोर्ट वाले जोन के अराउंड। अगर कभी भी स्टॉक को पकड़ना है सपोर्ट जोन पे पकड़ना है, कभी भी स्टॉक को बेचना है तो रेजिस्टेंस जोन के पास बेचना है, वो आगे बताऊंगा मैं आपको, बस ये ध्यान रखना कि मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहाँ पे अपने को नोट करनी है, ठीक है। अभी इवनिंग स्टार देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये है इवनिंग स्टार, शेयर ग्रीन में था, ठीक है, अगले दिन रेड, मतलब इनडिसीजन, ट्राई किया सेल करने का लेकिन सेल नहीं कर पाए सेलर्स, अगले दिन डोमिनेंस के साथ आए, पहले तो गैप डाउन स्टॉक को ओपन किया, ठीक है, क्लोज हुआ था यहाँ पे 26,178 पे, फिर अगले दिन ओपन ही हुआ 26,000 पे से 26,060 पे और क्लोज होते हुए इसको लेके चले गए 25,800 पे, ठीक है। एंड देन उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा सेल हुआ है, लगभग इसने 4.7% का नीचे की तरफ मोमेंटम किया है इन द टाइम इंटरवल ऑफ 6 डेज। यहाँ पे तो किस तरीके की कैंडल बनी है, यहाँ पे ये इस कैंडल को अगर देखें हम, ये ऐसी कैंडल बनी है, ठीक है, ये नीचे तक गया है एंड यहाँ ये लाइन यहाँ तक है, ऐसे टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना है। ये हो गया इवनिंग स्टार। सेम टू सेम बुक वाला पैटर्न कभी मत ढूंढना, वो मिलेगा भी नहीं, बट आप थ्रू द लाइंस पढ़ने की कोशिश करना कि ये इवनिंग स्टार है मॉर्निंग स्टार है, वो आपको समझ में आता रहेगा। एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेंगे, तो आप अगर चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख दो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख दो, या फिर आप पैक करके इसका स्क्रीनशॉट वापस ले लेना यहाँ पे, क्योंकि मैंने चेंजेस किए हैं। चलो तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे अपन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। हमने कैंडलस्टिक समझ ली, कैंडलस्टिक क्या होती है, हमने कैंडलस्टिक पैटर्न समझ लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे होते हैं, उनको चार्ट पे किस तरीके से दिखते हैं पैटर्न्स, लेकिन पैटर्न्स को ट्रेड कब करना है, ट्रेंड क्या है चार्ट का, बाइंग साइड बाय करना है शेयर को, सेल करना है शेयर को, या फिर नहीं छूना है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। कभी कभी आपने सुना होगा आज तो मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, कभी कभी कुछ कहीं पे आपने सुना होगा आज मार्केट बहुत अप जा रहा है, आज मार्केट बहुत डाउन जा रहा है ना, ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। तो वो डाउन और अप कैसे लोग बोलते हैं, है ना, कैसे समझ में आता है कि वो स्टॉक अप जा रहा है या फिर वो स्टॉक डाउन जा रहा है या फिर आज स्टॉक कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उनको स्पेसिफिक वर्ड्स में बोलते हैं लोग। ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो हम समझेंगे। तो पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करने से पहले ट्रेंड, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है वो समझ लेते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है वो समझ रहे, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टॉक का प्राइस ऐसे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड, यानी कि सीढ़ियों की तरह ऊपर की तरफ मोमेंटम हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। मान लो कोई शेयर ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ऐसे गिर रहा है, हम उस शेयर को बोलेंगे डाउन ट्रेंड में है वो शेयर, उसका ट्रेंड डाउन है, शेयर एवरीडे थोड़ा थोड़ा नीचे गिर रहा है। साइडवेज का बोलेंगे जब शेयर ना ही ऊपर जाने की कोशिश करे ना ही नीचे जाने की कोशिश करे, एक रेंज में फंस गया है बेचारा, कहीं पे भी नहीं जा पा रहा है, 100 से 90 के बीच में घूम रहा है शेयर, तो उसको हम बोलेंगे साइडवेज ट्रेंड, ठीक है।
तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए अगर इस तरीके का चार्ट दिख रहा है तो वो अप ट्रेंड होता है, इस तरीके का चार्ट दिख रहा है वो डाउन ट्रेंड, और इस तरीके का रहेगा वो साइडवेज। अभी हम फिर से निफ्टी का एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि और फिर ऐसे ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि शेयर कभी भी एक ट्रेंड में कभी नहीं होता है, मार्केट कभी ना हमेशा या तो अप ट्रेंड में होता है या डाउन ट्रेंड में होता है या फिर कहीं पर बीच में अटका होता है। निफ्टी के केस में हम देखेंगे कि क्या होता है अप ट्रेंड, क्या होता है डाउन ट्रेंड। तो ये जो ड्राइंग्स है मैं फिलहाल निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ। रिमूव द ड्राइंग हटा दिया मैंने, ठीक है। अभी निफ्टी को हम पीछे से देखेंगे ताकि आप 2020 से हम देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। अभी यहाँ पे देखो आप 2020 के बाद 2000 मतलब मार्च 2020 के बाद निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया था। मैं ड्रॉ करके आपको बता, देखो चार्ट ऐसे चल रहे हैं, देखा ऐसे चल रहे हैं, सेम ऊपर जाता नीचे आता है, ऊपर जाता नीचे आता है, ऊपर जा रहा है, सीढ़ियों की तरह चल रहा है एंड ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। ये होता है अप ट्रेंड, बहुत ही अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड कब होता है शेयर का, जब निफ्टी यहाँ पे अगर ये तो पूरा अप ट्रेंड ही था, बहुत अच्छा खासा अप ट्रेंड था, ये साइडवेज ट्रेंड देख लो। मैं डाउन ट्रेंड बताता हूँ, पहले साइडवेज देख लो। अभी एक लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी साइडवेज हो गया, मतलब कहीं जा नहीं पा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउन रेंज पकड़ ली, यहाँ पे ऊपर वाली रेंज पकड़ ली, एक साइडवेज रेंज में है, ठीक है। निफ्टी अपना डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाया तो इसको बोल देंगे साइडवेज रेंज। और डाउन ट्रेंड कब बोलेंगे, जब निफ्टी एक सर्टन लेवल के बाद, निफ्टी यानी कि या फिर कोई भी स्टॉक भैया, निफ्टी मतलब निफ्टी बोलो यानी कि निफ्टी ही नहीं, कोई भी स्टॉक एक सर्टन लेवल के आने के बाद नीचे गिर रहा है, तो देखो इस वीडियो की तरह नीचे गिरा है, ऐसा है, ठीक है, स्टैगर्ड मैनर में नीचे गिर रहा है। फिर से एक बार ऊपर जाने की कोशिश, बट फिर से नीचे गिरना शुरू कर दिया, ठीक है, नया लो लगा दिया, अगेन ट्राई की ऊपर जाने की, बट फिर से नीचे आना शुरू कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम डाउन ट्रेंड। सो ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई, मान लो अभी चार्ट पे तो आपको समझ में नहीं आता है कि हर स्टॉक मतलब कोई ना कोई डायरेक्शन में चल ही रहा है, तो एक बेसिक टेम्पलेट क्या हो कि वो देखते हैं हमको थोड़ा बहुत एक 50% तक का नॉलेज समझ जाए कि भाई ये डाउन ट्रेंड में है अप ट्रेंड में है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको इंडिकेटर लगाना है अभी यहाँ पे, ठीक है, 200 EMA का इंडिकेटर होता है, वो कैसे लगाता है मैं आपको बताता हूँ। इसको बंद कर देंगे हम, यहाँ मैंने यहाँ पे इंडिकेटर 200 EMA ये जैसे ही दिख जाएगा आपको ना, आपको थोड़ा सा एक क्लियर पिक्चर समझ में आ जाता है, क्योंकि ये इंडिकेटर दिखते ही अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर दिख रहा होगा चार्ट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा चार्ट किस तरीके से घूम रहा है। ये ब्लैक लाइन है, एक रेड ग्रीन लाइन है, रेड लाइन है, ये क्या है, पहले इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। सो इसको मैंने पहले कर दिया डिलीट। यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाके हम सिंपल यहाँ पे सर्च करेंगे EMA। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इंडिकेटर्स पे हम स्पेसिफिकली बात करेंगे, पहले ये समझ लो अभी, क्योंकि ये इस टॉपिक से अलाइन करता है, हमको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और इसलिए हम EMS की अभी बात कर रहे हैं, बाकी इंडिकेटर्स की भी बात करेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। सो ये मैंने EMA टाइप किया, 20, 50, 100, 200 ऐसा EMA जो दिखेगा आपको, उसको आपको क्लिक कर लेना है, आपके चार्ट पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने 20 का जो EMA है उसको मैंने ब्लर काट के रखा हुआ है, ठीक है, तो वो EMA प्लॉट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको पर्पल लाइन से दिखाऊँ तो देखिए, देखो 20 EMA को मैंने बंद कर दिया तो लाइन गायब हो जा रही है, ठीक है, लाइन ओपन लाइन गायब, तो इसको मैंने कर दिया ओके। अभी यहाँ पे देखो 200 EMA आप सिंपल एक रामबाण समझ के रखो या फिर एक पत्थर पे लकीर समझ के रखो। जब कोई भी स्टॉक 200 EMA, 100 जो ब्लैक लाइन है ये 200 EMA है, इसके ऊपर अगर होगा तो आप समझ के रखो कि स्टॉक का ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अगर ये स्टॉक 200 EMA के नीचे होगा तो समझ के रखो कि उसका ट्रेंड नीचे की तरफ है। ये तो निफ्टी हो गया इंडेक्स, तो इंडेक्स में ज़्यादा मतलब ट्रेंड आप समझ नहीं पाते, हम स्टॉक स्पेसिफिक जाएंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक में रिलायंस की हम बात कर लेते हैं। देखो रिलायंस आपको समझ में आएगा, पिछले हम इसमें वीकली चार्ट लगा देंगे ताकि आपको और समझ में आ जाए और इजीली समझ में आए। अभी अच्छा रिलायंस कभी डाउन ट्रेंड में था ही नहीं, पहले तो साइडवेज ट्रेंड में डेफिनेटली आया है, हमेशा अप ट्रेंड में था। देखो 200 EMA के पहले यहाँ पे इसने ये तो 98 की बात हो गई। देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे 2008 में क्रैश हुआ था मार्केट, तब यहाँ पे साइड नीचे 200 EMA के नीचे आया था, देन ऊपर गया था, फिर साइडवेज रहा बहुत टाइम तक, कहीं एक डायरेक्शन थी ही नहीं इसकी। एंड देन इसके बाद इसने 200 EMA के ऊपर ट्रेंड पकड़ना शुरू किया तो अप ट्रेंड में हो गया शेयर। मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाए कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड है क्या एग्जैक्टली। एक ये शेयर है टोरेंट पावर, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ये अच्छे खासे एक अप ट्रेंड में था, यहाँ एक्चुअली 200 EMA प्लॉट होना शुरू हुआ यहाँ से, तो यहाँ पे अगर आप देखो एक अच्छे खासे ट्रेंड में था। पहले तो ये इसने ट्रेंड पकड़ लिया था डाउन ट्रेंड, ठीक है, बट फिर भी 200 EMA के ऊपर था। तो मान लो आप टोटल बिगिनर, आपको नहीं समझ में आ रहा है स्टॉक को, आपने ये समझ के रखा होगा 200 EMA के नीचे डाउन ट्रेंड, 200 EMA के नीचे स्टॉक बुलिश है। सो जैसे 200 EMA ब्रेक किया इसने, ये देखो इसके नीचे ही था, सो ये डाउन ट्रेंड में था आपने, ठीक है,
जैसे ही इसने 200 EMA को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये स्टॉक ने फिर से अपना ऊपर वाला ट्रेंड पकड़ लिया, ऊपर जाने शुरू हुआ, ठीक है, ये देखो यहाँ पे। देन तो ऑब्वियसली ये हमेशा नीचे आके थे, हमेशा 200 EMA सपोर्ट करता था एंड देन इसके बाद ऊपर जाना शुरू करता था। तो ये अभी अप ट्रेंड में ही है, अभी भी ये अप ट्रेंड में है, अभी ये साइडवेज हो गया बस इस लेवल के आसपास। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, डोंट वरी, बाउंसर नहीं जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम EMA यूज़ करते हैं और क्यों इसका सिग्निफिकेशन होता है और इसको क्यों हमें यूज़ करना चाहिए। बेसिक EMA मैं 2-3 इंडिकेटर से यूज़ करता हूँ, ज़्यादा इंडिकेटर यूज़ नहीं करता हूँ। तो वो भी क्यों यूज़ करता है वो हम देखें, क्योंकि इंडिकेटर, अच्छा चलो बाद में बात करेंगे इंडिकेटर जब टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे अपन। अभी फिलहाल हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो आपको जब भी शेयर इस तरीके से जाता हुआ दिखे तो अप ट्रेंड समझना, इस तरीके से दिखे चार्ट पर डाउन ट्रेंड समझना, और इस तरीके से दिखे तो साइडवेज समझना, ठीक है। सिंपली इस तरीके से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड देन आप डिसीजन ले सकते हो शेयर को बाय करना है या सेल करना है, ठीक। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स, इसको आप पहली बात तो इंडिकेटर्स आते ही लोग समझते हैं कि ये कोई बहुत ही मैजिकल थिंग है, ये आते ही हमको हमारा जो ट्रेडिंग है बहुत ईजी हो जाएगा। और बहुत सारे बिगनर्स ये गलती करते हैं कि इंडिकेटर्स के बेसिस पे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं और ये समझते हैं कि इंडिकेटर पे बाय दिया मतलब शेयर तो ऊपर ही जाएगा, भाई कौन रोक सकता है। और इंडिकेटर ने सेल दिया हुआ है कि कहीं पे स्ट्रेटजी देख ली, किसने बताया कि ये इंडिकेटर पे नीचे जाएगा तो सेल करना है, इसके ऊपर जाएगा तो बाय करना है। इंडिकेटर आपके प्राइस एक्शन की जो थियरी है या आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस है उसका सिर्फ 20% है, ठीक है। इंडिकेटर्स 80% ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन है, 80% ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक को कैसे पढ़ रहे हो आप वो चीज़ काम आती है। इंडिकेटर आपकी जो थियरी है जो आपने कैंडलस्टिक पे लगाई है उसको खाली सपोर्ट करता है। आप सपोर्ट करने के लिए देख सकते हो कि इंडिकेटर्स क्या मेरी थियरी को अलाइन कर रहे हैं या नहीं। इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं, कभी भी आप इंडिकेटर्स को मतलब फॉरवर्ड लुकिंग मत समझना। फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि शेयर बाय करने के लिए कभी भी इंडिकेटर्स पे मत देना। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स, चार्ट क्या कह रहा है उस बेसिस पे लेना, ट्रेंड क्या कह रहा है उस बेसिस पे लेना, ना कि इंडिकेटर्स के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इंडिकेटर का क्या मतलब होता है वो मैंने बताया, बाय डेफिनेशन क्या होता है। इंडिकेटर खाली एक मैथमेटिकल टूल है जिसको अप्लाई करके हम प्राइस और वॉल्यूम का जो डेटा है उस पे बेसिस पे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्टॉक का मोमेंटम क्या है, स्टॉक का ट्रेंड क्या है और स्टॉक कहाँ पे टर्न हो सकता है, टर्निंग पॉइंट क्या है, ठीक है। उसके अलावा इंडिकेटर्स इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा प्राइस किस तरीके से किस डायरेक्शन में मूव हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एक्शन आपको सपोर्ट करेगा। इंडिकेटर को आप एज अ इस्तेमाल करो कैटालिस्ट। आटे में जितना नमक होता है उतना अपना टेक्निकल एनालिसिस में इंडिकेटर होता है, सिंपल टर्म्स में ऐसे अगर मैं आपको बताऊँ तो, ठीक है। और मोस्ट वाइडली यूज इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं हम वो बात करेंगे। सो फर्स्ट होता है EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो मोस्ट यूज इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने अभी जस्ट देखा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। सो अभी हम EMS पे आए तो बताऊंगा कि मैं आपको 100 EMA, 50 EMA, 200 EMA क्या है। 200 EMA यानी कि अगर वो डेली टाइम फ्रेम पे लगा हुआ है, टाइम फ्रेम क्या, अगर एक कैंडल दिन की मोमेंटम बता रही है तो वो डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम में 200 EMA यानी कि 200 कैंडल, आज से लेके पिछली 200 कैंडल का जो एवरेज प्राइस है उस प्राइस पे जहाँ पे वो लाइन मीट कर रही है उसको बोलेंगे 200 EMA। 200 दिन का एवरेज को 200 EMA बोलते हैं, ठीक है। फ्रॉम द डे ऑफ टुडे अप टिल 200 डेज बैकवर्ड जो कैंडल्स का एवरेज आया है, जो प्राइस का एवरेज आया है उसको हम बोलेंगे 200 EMA का एवरेज, और वहाँ पे वो ग्राफ प्लॉट होगा, उसकी लाइन प्लॉट होगी, ठीक है। सेम गोज विद 100 EMA, 100 डेज यानी कि आज से लेके पिछले 100 दिनों का जो एवरेज प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस जो था उसका जो एवरेज प्राइस है वो वहाँ पे 100 EMA प्लॉट होगा। एंड 50 भी सेम रिस्पेक्टिवली 50 डेज का जो एवरेज प्राइस था वो प्लॉट होगा। तो अभी यहाँ पे 50 EMA अपने को दिख रहा है लगभग 1229 पे। रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं, चलो रिलायंस पे 50 EMA अपने को दिख रहा है 1516 यानी कि 50 दिनों का जो एवरेज है कैंडल का, ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ से 50 कैंडल जो है इनका जो एवरेज बना है वो लगभग आ रहा है 1513 पे आ रहा है। 100 का एवरेज आ रहा है 1477 पे और 200 का एवरेज आ रहा है, मतलब 200 दिनों की जो कैंडल है उनका एवरेज आ रहा है 1434, ठीक है। हम क्यों यूज़ करते हैं EMA? तो जब भी आपका अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और आपको बाइंग में इंटरेस्टेड है और आपको बाइंग में इंटरेस्ट है उस स्टॉक में, तो हमेशा अप ट्रेंड में EMA पे अगर 50 EMA पे आके अगर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है तो वो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है स्टॉक। मैं आपको बताता हूँ एक स्टॉक का एग्जांपल देख के, डिक्सन टेक,
ठीक है। ये शेयर बहुत अच्छा चला है, 50 EMA का इसने बहुत भरपूर इस्तेमाल किया है, लोगों ने इस पर बहुत अच्छे पैसे बनाए हैं, ठीक है। तो स्टॉक ने देखो जब मोमेंटम शुरू किया था 50 EMA पे सपोर्ट लेता था, ऊपर चले जाता था, अगेन 50 EMA पे सपोर्ट लेता था, ऊपर चले जाता था, 50 EMA पे सपोर्ट लेता था, ऊपर चले जाता था, ठीक है। सो 50 EMA जब एक स्टॉक अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड कैसे है स्टॉक में, मैंने जस्ट बताया आपको, ऐसे तरीके से मूव करेगा स्टॉक, तो ये अप ट्रेंड होता है स्टॉक का कभी भी, ठीक है। और अप ट्रेंड समझ हमने आइडेंटिफाई कर लिया, फिर यहाँ पे जो कैंडल स्टिक्स है उससे आइडेंटिफाई करोगे, कैंडल स्टिक यहाँ पे तो बुलिश कैंडल बनी है, रेड के ऊपर ग्रीन, यहाँ पे भी देखो बरोबर बुक वाली कैंडल नहीं है लेकिन ग्रीन रेड है, उसके बाद दोनों ग्रीन ने इसको पूरा खा लिया है, तो ये अप ट्रेंड बना है, 50 EMA पे सपोर्ट है और चार्ट अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे शेयर बाय करने का अपना कहीं ना कहीं लॉजिक बनता है, ठीक है। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो में बात की है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन का वीडियो है, मैं फोटो लगा दूंगा उसका, आप वो जाके देख सकते हो इस वीडियो के बाद, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले EMS के बारे में, ठीक है। और इसके अलावा एक्चुअली मैं एक बात बोलना भूल गया आपको, कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बात की है ये कैंडल स्टिक प्लस कुछ और पैटर्न्स होते हैं जो चार्ट पे हमेशा दिखते हैं और उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रो ट्रेडर क्या दिखता है, तो उसका भी मैं थंबनेल लगा दूंगा, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो पे चेकआउट कर लेना, ताकि आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले रिगार्डिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड रिगार्डिंग द EMAs, ठीक है। EMAs एंड प्राइस एक्शन बहुत ईजी, बहुत अच्छे से बताया मैंने, आपको मज़ा आएगा वो वीडियो में, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है वॉल्यूम। अभी EMS तो समझ गए, ठीक है, कि EMS क्या होता है, बट वॉल्यूम क्या होता है, मतलब किस स्टॉक में कभी आपने सुना होगा कोई ऐसे बोल रहा है कि आज वॉल्यूम बहुत अच्छी रही थी किसी एक स्टॉक में, डिक्सन के एग्जांपल में आज डिक्सन में बहुत अच्छी वॉल्यूम आई थी। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम यानी कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस शेयर के बाइंग सेलिंग में और कितने लोग ने वो शेयर अपने डीमैट में घर लेके चले गए, ठीक है, घर लेके चले गए, यानी कि आपने बाय कर लिया फॉर लॉन्ग टर्म, कोई लॉन्ग टर्म करता है कोई शॉर्ट टर्म करता है, तो वॉल्यूम सिंपली हम इंडिकेटर है वॉल्यूम भी, उसको भी हम ऐसे सर्च करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स पे गए, वॉल्यूम सर्च किया एंड वॉल्यूम को अप्लाई कर दिया, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम अप्लाई कर रखा है, तो मैं इसको ऑन कर दूंगा। देखो यहाँ पे अभी वॉल्यूम ऑन करते ही यहाँ पे लाइन्स आ गई सारी, ये लाइन्स क्या है, सिंपली वॉल्यूम है, और जितनी बड़ी लाइन यानी कि उतनी ज़्यादा वॉल्यूम आई थी उस दिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस वाले दिन कितनी अच्छी वॉल्यूम आई थी, मतलब एवरेज यहाँ पे वॉल्यूम देखना, एवरेज वॉल्यूम क्या आती है, नंबर्स पढ़ना, ठीक है। एवरेज वॉल्यूम इस वॉल्यूम के 2-3 दिन पहले एवरेज वॉल्यूम थी 340, 3,44,000, देन 3,88,000, देन अगले दिन सीधी वॉल्यूम बढ़ गई 1,64 मिलियन, मतलब 16 लाख की वॉल्यूम, उसके अगले दिन वॉल्यूम बढ़ के हो गई 25 लाख, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ गई यानी कि क्या, शेयर में अच्छी खासी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर रेड वॉल्यूम बनी यानी कि डाउन साइड, ग्रीन वॉल्यूम बनी यानी कि अप साइड मोमेंटम हो सकती है, ठीक है। सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे आप, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे आप स्टॉक शेयर सेल करोगे नहीं, ये कैटालिस्ट है। 20% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम प्राइस एक्शन है। इस अभी यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन ऑलरेडी ऊपर की तरफ दिखा रहा है, सिर्फ इस वाले दिन कहीं पे रेड वॉल्यूम दिखी है, ठीक है, रेड मतलब स्टॉक सेल हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप स्टॉक को यहाँ से सेल कर दो ना, ठीक है। इसका ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव चल रहा है, आपको हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है इस लेवल के आसपास। जब 50 EMA पे आएगा, जब ये 200 EMA नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, तब आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है किसी स्टॉक में। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात की है उस वीडियो में, बट सिंस ये वीडियो का एक पार्ट है, ये चीज़ मैंने बतानी आवश्यक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे स्टॉक ने डाउन ट्रेंड भी गेन किया है, यहाँ पे देखो स्टॉक ने अभी ट्रेंड बदली किया, 200 EMA के बाद नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे सेल हो रहा है ये स्टॉक, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा अप ट्रेंड था, अभी स्टॉक का डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है। इस वीडियो में जो भी हम बात करेंगे, प्लीज़ बाय सेल रिकमेंडेशन कुछ मत समझना, ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस आप इस वीडियो को लेना। नेक्स्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, ठीक है। ये सारे जो इंडिकेटर्स है मतलब बेसिक पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। आप इस स्पेसिफिक इंडिकेटर से बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे, आप किसी स्पेसिफिक इंडिकेटर को और डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हो डायरेक्टली। मैं इनके बारे में बहुत डिटेल में बात करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 2 घंटे का। मुझे ट्राई करना है कि 1 घंटे या फिर 1-1.5 घंटे के लिमिट में इस वीडियो को रखना है। सो RSI, इसको भी सेम इंडिकेटर्स पे जाके आप सर्च कर सकते हो। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये क्या होता है बेसिकली, अगर स्टॉक किसी अप ट्रेंड में है तो कितनी स्ट्रेंथ है वो बताता है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ में बेसिकली अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ 30 के ऊपर हो रही है, 40 के ऊपर जा रही है स्टॉक की स्ट्रेंथ, तो स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, स्टॉक अभी चल सकता है। बस रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब ही क्या कि स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है। स्ट्रेंथ यानी कि पावर, ऊपर जाने की कोशिश करेगा शेयर, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है।
अभी डिटेल में हम बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। सिंपल मैं बता रहा हूँ कि मान लो रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी स्टॉक जैसे यहाँ पे पहले प्राइस देखो, ये अप ट्रेंड शुरू हो गया शेयर का, यहाँ पे आया था शेयर, इसके बाद इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ रही है। मतलब इस सेम प्राइस पे जब शेयर 3 दिन पहले था 4000 पे जब था शेयर, तभी इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ थी लगभग 44, लेकिन इसी प्राइस पे अभी 3 दिन बाद जब शेयर ऊपर गया इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ के हो गई लगभग 60 पे, जो 44 की 60, यानी कि शेयर का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी कि शेयर अभी मोमेंटम करेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें देखो, वॉल्यूम यहाँ पे इंक्लाइन हो रही है, इसके साथ यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गई। ठीक है, 50 EMA का सपोर्ट लिया, बहुत सारी चीज़ें अलाइन होती है जब जाके आपका एक ट्रेड सेटअप बनता है। ओवर द टाइम आप सीखोगे, एक दिन में सीख जाओगे नहीं, लेकिन एक दिन में कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से अपने को चार्ट को देखना है जब भी हमको बाय ट्रेड इनिशिएट करना है तो। ठीक है, सो ये हो गया RSI। इसके बाद हम देखें पिविट पॉइंट्स, ये इंट्राडे में यूज होता है बेसिकली, पिविट पॉइंट और VWAP। इसमें मैं एक सिंपली आपको बता देता हूँ। पिविट पॉइंट्स यानी कि अगर हम किसी भी शेयर को इंट्राडे में ट्रेड करना है, हम इंट्राडे में फोकस नहीं करेंगे अभी फिलहाल, लेकिन पिविट पॉइंट अगर हम लगाते हैं तो हमको इंट्राडे में या फिर बेसिक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। सो अगर आपको इंट्राडे में मान लो चार्ट आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पे पिविट यानी ये जो P वाला पार्ट है, मतलब ये बीच वाला लाइन है, इसके ऊपर अगर आपका स्टॉक मोमेंटम कर रहा है तो कहाँ तक आपको ये टारगेट रखना चाहिए। R1 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस, R2 सेकंड रेजिस्टेंस, R3 थर्ड रेजिस्टेंस। तो अगर डिक्सन में देखोगे 25 तारीख वाले दिन शेयर ने अच्छा मोमेंटम किया था, R2 पे इसका रेजिस्टेंस हुआ था, फिर स्टॉक गिरना शुरू कर दिया था। इसके पहले अगर हम जाएंगे, ये पिविट पॉइंट था, पिविट के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस पे इसने अच्छा खासा स्टॉक ने बाउंस लिया, देन नीचे गिरना शुरू कर दिया रेजिस्टेंस से। तो ये बेसिकली हम जब भी इंट्राडे करते हैं और अपना टारगेट आइडेंटिफाई करना होता है तब हम पिविट्स को यूज़ करते हैं। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मैं इंट्राडे नहीं करता हूँ। ठीक है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड सेक फॉर द एजुकेशन कि क्या होता है आपको जानना ज़रूरी है, यूज़ करो ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या होता है वो जानना ज़रूरी है, इस पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया। ठीक है, अगेन VWAP सेम, इनकी एक स्ट्रैटेजी होती है पिविट और VWAP। तो VWAP भी सेम इंट्राडे के लिए यूज है। VWAP की एक लाइन होती है, जैसे EMA की लाइन दिख रही है वैसे एक VWAP की लाइन है, इसके नीचे अगर है तो इंट्राडे में आप सेल कर सकते हो पोजीशन, अगर इसके ऊपर जा रहा था VWAP के ऊपर अगर है तो आप बाय कर सकते हो। तो इस पर हम डिटेल में जाएंगे नहीं, इस पर बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, इंडिकेटर्स बेस पे स्ट्रैटेजी भी अवेलेबल होती है, आप वो वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि टेक्निकल एनालिसिस का ये एस्पेक्ट भी आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, द एलिफेंट इन द रूम, प्राइस एक्शन। अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपका ध्यान पूरा इस वीडियो पे एकत्रित हो जाना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज प्राइस एक्शन। जो हमने अभी तक देखा वो इस सब को सपोर्ट करता है और तब जाके अपना ट्रेड इनिशिएट होता है। हम बाय और सेल मार्केट में प्राइस एक्शन समझ के इनिशिएट करते हैं। चार्ट का प्राइस और एक्शन क्या कर रहा है वो समझे। प्राइस यानी कि क्या, 100 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये अगर प्राइस है तो प्राइस है। एक्शन मतलब कि अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज में है, वो आइडेंटिफाई करना होता है, फिर ट्रेड इनिशिएट करना होता है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा प्राइस एक्शन समझने में। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन समझते हैं। ये सारी ड्राइंग्स हटा देती है यार, कहाँ वापस क्यों आ गई, हटा दिया। इसको वॉल्यूम बंद कर देते हैं और EMA चालू रखते हैं। ठीक है, EMA चलेगा। EMA आप चाहो तो आप हमेशा एक चार्ट पे लगा कर रख सकते हो, आपको एक रफ आइडिया देता है स्टॉक का कि स्टॉक किस ट्रेंड में है। मैं यूजुअली अपना ऑन रखता हूँ, तो आप अगर चाहो तो चालू रख सकते हो, बंद रख सकते हो। सो प्राइस एक्शन क्या है पहले वो समझेंगे। प्राइस एक्शन क्या मतलब क्या है, प्राइस एक्शन मैंने बता दिया, प्राइस और उसका एक्शन। प्राइस एक्शन सिंपली मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट एंड बाय वाचिंग हाउ द प्राइस इज मूविंग ऑन द चार्ट। समझ, मैंने बताया आपको कि प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, उसका एक्शन क्या हो रहा है, वो हमको प्राइस एक्शन बताता है और सिंपल वर्ड ही डिफाइन करता है कि प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन का हमको क्यों सीखना है, प्राइस एक्शन क्या मतलब है इसका, इससे अपने को क्या सिग्निफाई होगा। प्राइस एक्शन से अपने को एक्शनेबल एक्शंस क्या लेना है किसी चार्ट पे। किसी चार्ट का अगर प्राइस एक्शन आपने आइडेंटिफाई किया तो आपको बाय करना है, सेल करना है, वो आपको प्राइस एक्शन बताएगा। ठीक है, तो प्राइस एक्शन इज द स्टडिंग ऑफ प्राइस मूवमेंट टू अंडरस्टैंड बाइंग एंड सेलिंग बिहेवियर ऑफ एट एनी पर्टिकुलर टाइम ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। इट सिंपली मीन्स इन दिस टर्म्स। हिंदी में किस पॉइंट पे बाय करना है, किस पॉइंट पे सेल करना है, वो प्राइस एक्शन आपको बताता है। ठीक है, तो अगर हम समझें कि प्राइस एक्शन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो प्राइस एक्शन का सबसे मेजर पार्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट यानी कि क्या, आप मान लो एक बिल्डिंग से छलांग मार रहे हो, नीचे ट्रैम्पोलिन है। ठीक है,
तो ट्रैम्पोलिन आपने चौथे माले से छलांग मारी, तीसरे माले पे ट्रैम्पोलिन लगाया, तो वो आपको सपोर्ट है, वो आपको तीसरे माले के नीचे गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो आपका सपोर्ट है। वहाँ पे आप बाउंस लेके फिर ऊपर पहुँच जाओगे चौथे माले तक, या फिर आपकी अगर बाउंस बहुत स्ट्रांग होगी तो शायद तीसरे माले के बाद सीधा पाँचवें माले पे पहुँच जाओगे, तो वो आपको सपोर्ट होगा। लेकिन पाँचवें माले के ऊपर आपका रिस्क भी बहुत है ना। पाँचवें माले के बाद अगर आप बहुत ऊपर चले गए तो आप बहुत मान लो आपका सपोर्ट छूट गया तो आप बहुत नीचे तक भी गिर सकते हो। तो ऊपर भी आपका एक ट्रैम्पोलिन लगा रखा है, या फिर ऊपर कोई एक रेजिस्टेंस लगा रखी है, जहाँ पे आप ऊपर पहुँचने के बाद एटलीस्ट आपका वहाँ पे रेजिस्ट करोगे, आप वहाँ से फिर नीचे आ जाओगे, तो आप एक रेंज में चलोगे। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो हम जानेंगे। तो ये होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से आप देखते हो यूजुअली। तो कोई भी अगर चार्ट मान लो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, फिर से हम ड्रॉ करेंगे, डाउन ट्रेंड में है तो एक सर्टन प्राइस के बाद स्टॉक सपोर्ट लेता है एंड देन फिर से बाउंस करता है। ठीक है, फिर से ऊपर की तरफ जाता है, फिर से ऊपर के दिन फिर नीचे आएगा, फिर सपोर्ट ले लिया एंड देन फिर से चार्ट बनना शुरू करता है। देन यहाँ पे एक सर्टन लेवल के बाद फिर से गिरना शुरू करता है। ठीक है, सर्टन लेवल के बाद फिर से उठना शुरू करता है। तो देखो यहाँ पे मल्टीपल अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड है। मैंने बताया ये देखो, ये क्या है, ये डाउन ट्रेंड है, ये क्या है, ये अप ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, इस लेवल के आसपास से, डाउन ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ, इस लेवल के आसपास। ये लेवल क्या है, लेवल यानी कि प्राइस बेसिकली। ठीक है, ये मान लो अगर 100 रुपीज़ है तो ये 110 रुपये हो गया, इसके बीच में प्राइस खेल रहा है। आपको इसको देख के ही आपको अगर सेल करना है तो इस यहाँ पे सेल करोगे, बाय करना तो यहाँ पे सेल करोगे, विद ऑल द अदर फैक्टर्स जो हमने सीखा है ड्यूरिंग दिस होल सेशन। तो अभी हम चार्ट पे चलते हैं और एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखते हैं। चलो चार्ट पे आ गए, निफ्टी का चार्ट है ये अपना। निफ्टी के चार्ट को ही एक्सप्लोर करेंगे और हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बनता है। EMA फिलहाल के लिए मैं बंद करता हूँ। तो अभी ये चार्ट पे है अपन, सपोर्ट कहाँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बना, इस पर एक एक्चुअली मास्टर क्लास हो सकती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको एवरीडे मतलब कैंडल स्टिक के जो पैटर्न्स थे वो और ये वाला जो पार्ट मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत ही मेजर थिंग है आपके टोटल टेक्निकल एनालिसिस का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा आपको काम आता है। एवरी टाइम आप जब भी चार्ट देखते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको देखना ही पड़ता है। ठीक है, तो सपोर्ट अभी मान लो निफ्टी ने इस प्राइस को 21,900 इसको एक बार यहाँ पे टच किया था 29 फरवरी को, एक बार 19 मार्च को भी आया था, फिर एक बार 19 अप्रैल को आया था, फिर एक बार आया था एक बार आया था 30 मई को। सो मैंने यहाँ पे सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ से ली है। ये ट्रेडिंग व्यू को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये प्रॉपर एक वीडियो बन सकता है इस पर, तो इस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, फिलहाल बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो सपोर्ट यानी कि मार्केट किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे बार बार आके ऊपर जा रहा है उसको सपोर्ट बोलेंगे, मतलब बाउंस कर रहा है। ट्रैम्पोलिन का मैंने एग्जांपल लिया। सो एक ट्रैम्पोलिन समझ लो कि 22,000 पे ट्रैम्पोलिन लगा हुआ है। शेयर जब 22,500 से गिरता है 22,000 पे आता है फिर बाउंस करता है, 22,000 पे आता है फिर बाउंस करता है, 22,000 पे आ रहा है फिर बाउंस कर रहा है। लेकिन बाउंस भी कहाँ तक कर रहा है, 22,500 पे, इस पे सॉरी 22,700 पे, 22,700 पे आता है शेयर फिर गिरा रहा है। तो इस शॉर्ट टर्म ये जो इस पर्टिकुलर टर्म में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड अपना चेंज किया है। पहले डाउन ट्रेंड लिया, फिर अभी अप ट्रेंड लिया अच्छा खासा, वापस डाउन ट्रेंड लिया, वापस अप ट्रेंड, वापस डाउन ट्रेंड, वापस अप ट्रेंड। तो ये एक ओवरऑल अगर आप देखो मतलब बड़े टाइम फ्रेम में स्टॉक साइडवेज चल रहा है। ठीक है, बट जब आप जिसका टाइम फ्रेम चेंज कर दोगे और 1 आवर कर दोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक एक रेंज में पकड़ लिया है, स्टॉक की एक रेंज चल रही है। देखो अब मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया तो आपको चार्ट में इरेगुलरिटीज दिख रही होगी। ठीक है, मैं इसको ड्राइंग को हटा दो पहले को, ये लाइन को हटा देंगे अपन, हाँ फिर से बात करेंगे। अभी देखो जैसे आपने प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनाई थी, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, अभी ऐसे जिगजैग बननी शुरू हो जाएगी, जिगजैग। ठीक है, ये इसका ट्रेंड नीचे आ रहा है, देन अगेन ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे रेस्ट किया, देन यहाँ पे जिगजैग बनते हुए नीचे गिर रहा है, सीधा नहीं गिर रहा है। तो ये एक नॉर्मल लोअर टाइम फ्रेम में शेयर ऊपर नीचे जा रहा है और इस पर अपन ट्रेड इनिशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइस एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द कैंडल स्टिक्स। पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये बनाना आप बहुत अच्छे से सीख जाओ, क्योंकि ये सीख जाओगे ना आपको चार्ट पे आपका 50% ऑफ द टाइम सेव हो जाएगा जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ जाएगा और आप रैंडमली किसी भी शेयर को बाय या सेल नहीं करोगे। यहाँ पे देख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस और देखते हैं हम सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई शेयर देखते हैं, समझो रिलायंस है। ठीक है, ये रिलायंस का शेयर है, इस पर सपोर्ट बना हुआ है। इस पे सपोर्ट कहाँ बना हुआ है, देखो आप लाइन बनाना सीख जाओगे। ये रिलायंस का शेयर है, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे अपन। देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस के टाइम पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी जहाँ पे मल्टीपल ऑफ द टाइम्स प्राइस आके रिजेक्ट हो रही है वो होगा इसका सपोर्ट। और रेजिस्टेंस क्या,
जहाँ पे मल्टीपल ऑफ द टाइम आके प्राइस नीचे गिर रही है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। मतलब एक सर्टन प्राइस के बाद जाने के बाद शेयर नीचे आ रहा है। सो 1577 के बाद प्राइस नीचे गिर रहा है। यहाँ पे देखो काइंड ऑफ इवनिंग स्टार बना है कि नहीं बना है यहाँ पे, ठीक है, फिर शेयर गिर गया। यहाँ पे काइंड ऑफ एनगल्फिंग बना है कि नहीं बना है, नीचे गिर रहा है शेयर। फिर अगर सपोर्ट के बाद देखोगे यहाँ पे काइंड ऑफ एनगल्फिंग बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, फिर शेयर ऊपर गया है। यहाँ पे भी काइंड ऑफ देखो एक मॉर्निंग स्टार टाइप बना है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, एनगल्फिंग भी है। बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप खाली आंखें और अपना जो चार्ट पे ध्यान है वो फोकस रखना बस। आपको बहुत सारे पैटर्न दिखेंगे, बस ट्रेड कहाँ पे करनी है वो ओवर द टाइम सीखोगे। पहले बेसिक्स क्लियर रखना आपने, ठीक है, बेसिक क्लियर रहेगा आपको चार्ट पे ट्रेड लेना तो आ ही जाएगा ओवर द टाइम। 3-6 महीनों में शायद आप मुझसे बेटर बन जाओ, ठीक है। मेरी आवाज़ अभी बैठना शुरू कर दी है, मेरी आवाज़ अभी बैठना क्योंकि मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ ऑलमोस्ट अभी बैठना शुरू कर दी है। सो ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये टेक्निकल एनालिसिस का एक एस्पेक्ट था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऑलमोस्ट आपको कुछ हद तक समझ गया होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। लोग क्यों बोलते हैं कि भाई ये स्टॉक सपोर्ट पे है बाय कर लो, लोग क्यों बोलते हैं कि ये स्टॉक रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, ये इसका मतलब होता है। अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद और भी चीज़ें आती हैं, ख़त्म नहीं हुआ है और भी बाकी है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद आता है पैटर्न्स। प्राइस एक्शन समझ लिया, कैंडल समझ लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक पैटर्न्स बनते हैं, कहीं एम पैटर्न बनता है, कहीं आपने सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कहीं कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है। तो वो क्या है वो बात कर लेंगे, ये लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो है। और एम डब्ल्यू एंड कप एंड हैंडल ये मोस्ट वाइडली ऑब्जर्व पैटर्न है चार्ट्स पे। तो आप इनको भी आइडेंटिफाई करना शुरू करो। स्टार्टिंग में नहीं समझेगा आपको शायद पैटर्न दिखेंगे भी नहीं, एम और डब्ल्यू तो फिर भी दिख जाएंगे, कप एंड हैंडल ढूंढना मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली ओवर द टाइम चार्ट्स, आप जब दिन में 100 चार्ट देखोगे, दिन में 50 चार्ट देखोगे, तब जाके आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना शुरू करोगे। तो अगेन यहाँ पे आता है, चलो रिलायंस के एग्जांपल में, यहाँ पे जैसे सपोर्ट बनाया अपने, सपोर्ट के बनने के बाद आप देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, अगेन रेजिस्टेंस, अब अगेन सपोर्ट लिया, ऊपर आइए डब्ल्यू पैटर्न। डब्ल्यू पैटर्न को इसने जब ऊपर की तरफ ब्रेक किया, स्टॉक बुलिश हो गया, ठीक है। ये होता है डब्ल्यू पैटर्न का सिग्निफिकेंस। सपोर्ट पहले सपोर्ट देखा अपन ने, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, फिर एक डब्ल्यू बना, देन इस डब्ल्यू को ऊपर की तरफ इसने बहुत ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद गैप अप ब्रेक किया, ठीक है। अभी देखो बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही है, आपको याद आ रहा होगा हमने जो जो चीज़ें बात की है। यहाँ पे ग्रीन के बाद और एक गैप अप हुआ, गैप अप यानी कि स्टॉक बुलिश है, बुलिश होने के बाद शेयर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दिया। अभी आप मुझे बोलोगे यहाँ पे तो इवनिंग स्टार बना है, इवनिंग स्टार भी मैंने क्या बोला था आपको, रेजिस्टेंस पे हमेशा इवनिंग स्टार ढूंढना है। यहाँ पे जब शेयर ने ओवरऑल इसका प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, डब्ल्यू पैटर्न यानी कि पॉजिटिव पैटर्न, ये इसको ब्रेक किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ पे फॉर टाइम बिंग साइडवेज हो गया था, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड है। मॉर्निंग स्टार वहाँ पे काम करेगा नहीं करेगा, तो मॉर्निंग स्टार कहाँ ढूंढना है, रेजिस्टेंस के पास, जहाँ पे शेयर मल्टीपल टाइम रेजिस्ट किया है पिछले बार भी या फिर पिछले टाइम फ्रेम में बहुत दिनों पहले। वो बताता हूँ कैसे। अभी हम ढूंढेंगे एम पैटर्न, डब्ल्यू तो ढूंढ लिया, अभी एम पैटर्न ढूंढते हैं, एम क्या होता है, ठीक है। रिलायंस में ढूंढेंगे चलो, ताकि आपको और समझ में आ जाए। एम पैटर्न ढूंढते हैं, मिलते हैं आपको, मिलेंगे पैटर्न्स, ठीक है। या टाइम फ्रेम आपको चेंज करना पड़ेगा कभी कभी, फिर शॉर्ट टाइम फ्रेम में मिलेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में मिलेंगे। यहाँ पे देखो इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि रिलायंस ऑब्वियसली बहुत बड़ा शेयर है एंड निफ्टी का मोमेंटम यही हैंडल करता है, तो इसमें एम पैटर्न का सिग्निफिकेंस भी होता नहीं, हमेशा स्टॉक बुलिश ही रहा है। मैं ईएमआई अगर चालू करूँ, हमेशा देखो स्टॉक बुलिश ही रहा है, ठीक है। कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक बेरिश हुआ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो एम पैटर्न बना है, यहाँ पे देखो ये वाले लेवल पे, ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये देखो एक एम का फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, एम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है एंड देन स्टॉक हो गया बेरिश, फिर ऊपर आ गया था, ठीक है। क्योंकि रिलायंस है तो ऑब्वियसली ये स्टॉक इतना बेरिश होता नहीं है, यूजुअली हमेशा बुलिश ही रहता है ये शेयर। हम किसी और शेयर का एग्जांपल लेंगे, जैसे टोरेंट पावर देख लेते हैं, चलो ये मेरे चार्ट पे लगा हुआ टोरेंट पावर, इसमें एम पैटर्न डायरेक्टली आपको नहीं दिखेगा बट मुझे दिख गया है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अपनी मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। क्योंकि लाइन क्यों बनाया मैंने, यहाँ पे देखो रेड कैंडल बहुत दिख रही है अभी आपको, रेड, ये एनगल्फिंग बन गया, ऊपर जाने की कोशिश कर, लेकिन यहाँ पे देखो जो बेरिश कैंडल होती है वो काफ़ी दिख रही है आपको, बेरिश, ये छोटी सी बुलिश बनी है लेकिन बेरिश, देन यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग बन रहा है,
और यहाँ पे एम पैटर्न भी बना हुआ है, ये एम, दिस वन एम, ये ब्रेक किया नीचे की तरफ शेयर मोमेंटम, ठीक है। डब्ल्यू भी इसमें बना है, एम बना है तो डब्ल्यू नहीं बनेगा भाई, डब्ल्यू भी बना है इसमें। डब्ल्यू हम देखेंगे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं क्योंकि ये बेरिश हो गया है शेयर अभी, तो डब्ल्यू ऑब्वियसली नीचे मिलेगा। तो डब्ल्यू पैटर्न कहाँ बना है, यहाँ पे देखो ये इसका सपोर्ट बना हुआ है, काइंड ऑफ सपोर्ट है, ठीक है, ये काइंड ऑफ सपोर्ट है। डब्ल्यू कहाँ बना है, ये देखो ये नीचे आया था, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, सेकंड टाइम रिजेक्ट एंड यहाँ पे निकलना शुरू कर दिया, इस लेवल को ब्रेक किया, देन एक अच्छा मोमेंटम शुरू कर दिया, ठीक है। तो जैसे बुक पे बनता है वैसे पैटर्न हमको हमेशा मिलेंगे, मैंने बोला नहीं मिलेंगे, हमको खाली लाइंस के बीच में पढ़ना है और पैटर्न्स ढूंढने हैं। अभी कप एंड हैंडल क्या होता है, एक लास्ट पैटर्न है वो देख लेते हैं, देन आपका टोटल प्राइस एक्शन का जो पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। सो कप एंड हैंडल में बताता हूँ आपको, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, पैटर्न यूजुअली मिलते नहीं है, वो तो मतलब जब स्टॉक स्कैन करोगे तो आपको मिलना शुरू हो जाता है, बट ओवरऑल कप एंड, आपको मैं सिल्वर में दिखाता हूँ कप एंड हैंडल पैटर्न। देखो ये सिल्वर है, इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ मंथली पे, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक बड़ा एक, भाई ये क्या हो गया, हाँ ये देखो ये एक बड़ा सा कप बना हुआ है, ये इसका हैंडल है एंड इसने इस लेवल को ब्रेक किया है एंड अभी सिल्वर ने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो सिल्वर, ठीक है। ये कप बना है, बेसिकली ये पूरा कप है, ये उसका छोटा हैंडल एंड कप ऐसा पकड़ देना तो ये हैंडल हो गया और ये कप हो गया, तो कप एंड हैंडल पैटर्न, और जब उसको ब्रेक करता है तो यूजुअली स्टॉक बुलिश हो जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यूजुअली कप एंड हैंडल पैटर्न में हम अगर कहीं पे दिख रहा है तो स्टॉक अच्छा खासा बुलिश हो सकता है ओवर द टाइम। क्यों, मैं बताता हूँ कप एंड हैंडल का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं, कप एंड हैंडल को लोग बुलिश क्यों मानते हैं। अभी जैसे हमने ये देखा, ये जो चार्ट है सिल्वर का, ठीक है, इसमें सिल्वर क्यों बुलिश है अभी, कप एंड हैंडल में आप ये बायर और सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करो। जब ये सिल्वर का प्राइस ये डॉलर्स में लिखा हुआ है तो डॉलर्स के हिसाब से बात करेंगे अपन, $48 पे था, $49 पे सेलर ने डोमिनेट किया, सिल्वर को अच्छा खासा गिराया, ठीक है, बहुत ही अच्छा। ये क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम है तो कैंडल स्टिक जो ये है ये 1979 की है, ठीक है, तो बहुत पहले की कैंडल है। यहाँ पे देखो अच्छा खासा गिरा है सिल्वर को, बायर्स ने अच्छा खासा इसको साइडवेज रखा, देन यहाँ पे ऊपर की तरफ रखे गए। अगेन जब सेलर्स ने फिर से सेल करना शुरू किया तो बायर्स ने इस बार स्टॉक को यहाँ तक आने दिया ही नहीं, बायर्स ने सिल्वर को यहीं से घुमा दिया, ठीक है। तो पहला कप इधर, पहला रेंज ये था, देन दूसरा रेंज खाली छोटा ही बना, तो ये कप बन गया और ये इसका हैंडल बन गया, ठीक है। हैंडल यानी कि बायर्स ने इस शेयर को सिल्वर को नीचे गिरने दिया नहीं, इधर से घुमा दिया, तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था, तो अभी बाय क्या करना है, बाय टेक्निकल बेसिस पे बाय क्या करना है, बाय हम करेंगे जब इसका जो कप वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसको जैसे ही ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो एक बाय सिग्नल इनिशिएट होता है अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ कप एंड हैंडल। वही हो रहा है इसमें, अगर आप देखोगे शेयर ने ऑलमोस्ट इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको ब्रेक कर दिया, हैंडल वाला जो पार्ट है, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर वाला कप का, एंड यहाँ पे बुलिश हो चुका है ये शेयर। तो 2 महीने से अगर आप देखोगे तो शेयर निफ्टी बोल रहा हूँ, सिल्वर काफ़ी बुलिश है। ये दिसंबर की कैंडल है पूरी, ये अपनी है नवंबर की कैंडल ये वाली, तो ऑब्वियसली कप एंड हैंडल बना के सिल्वर अगर इतने बड़े टाइम फ्रेम पे हुआ यानी कि ये बहुत लंबा चलेगा अभी, ठीक है, बीच में रेजिस्ट भी करेगा फिर आएगा ऊपर जाएगा देन, बट ओवरऑल ये इतना लंबा चलने वाला है क्योंकि कप एंड हैंडल बनाया हुआ है। सो यहाँ पे अपने जो पैटर्न्स है वो भी ख़त्म होते हैं। अभी आपका काम क्या है, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप सारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, एक काम करो, निफ्टी 50 की लिस्ट डाउनलोड करो, उसकी वॉच लिस्ट बनाओ, देन एक स्टॉक उसमें देखो, हर एक स्टॉक पे 5 मिनट अपना इन्वेस्ट करो एंड उसमें एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न्स ढूंढना शुरू करो। अगर आपको ऊपर वाले पार्ट्स ऑलरेडी पता है, तो नहीं पता है तो पहले स्टेप बाय स्टेप जानना शुरू करो, जो मैंने कैंडलस्टिक बताया पहले वो ढूंढना शुरू करो, देन उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना शुरू करो, उस पर थोड़े इंडिकेटर्स लगाओ ताकि आपको ट्रेंड पता चले, उसके बाद पैटर्न्स ढूंढना शुरू करो, ठीक है। सो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, आपको समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, महीना 2 महीना तो आपको चार्ट समझने में चला जाएगा कि किस बेस पे आपको बाय करना है, किस बेस पे सेल करना है, देन आप अपने रैशनल्स निकालोगे, देन उसके बाद आप अपनी थियरीज इवॉल्व करोगे, आपको एक सेंस आएगा कि किस शेयर को कभी बाय करना चाहिए। तो ऑल इन ऑल ट्रेडिंग मतलब बोरिंग गेम है, आपको सेम चीज़ बहुत टाइम तक रिपीट करना पड़ता है, तब जाके आपको एक सेंस आता है कि हाँ कभी बाय करना है, कब सेल करना है, तब पैसे बनने आपके शुरू होते हैं।
सो आई होप आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है। अगर आपने देखा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, ताकि एटलीस्ट मुझे समझ में आए कि आउट ऑफ ऑल द पीपल आप कुछ लोग थे जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक देखा था, एंड मेरा जो ये पूरा एफर्ट है काम आया आपको किसी ना किसी वे में। एंड इसके अलावा चैनल पे अगर नए थे और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एटलीस्ट आई होप कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके ही जाओगे, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ जो मैं डालूंगा उसमें उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एंड इसके अलावा मेरी एक ट्रेडिंग बीच कम्युनिटी नाम की वेबसाइट है, जहाँ पे मैं यूजुअली अपने जो चार्ट्स है वहाँ पे शेयर करता हूँ, जो भी मैं समझ रहा हूँ कि ये बुलिश है, यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो आप वो वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला हुआ है। उसके अलावा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे तो यूजुअली मैं छोटे मोटे अपडेट देते रहता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।